बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका नाम है वेरिएशंस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास रेशो भी है, प्रोपोर्शंस, वेरिएशंस, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन जिसमें आ जाता है। इस तरह के हमने बहुत सी नई चीज़ें इसमें पढ़नी है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर कि हमने इसमें अब क्या करना है। इसके क्वेश्चन 1 को पढ़ेंगे और फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ होगी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और ताकि हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो, ये ए रेशो बी लिखा है, एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वो उसने यहाँ पर ये कहा है कि आपने इन क्वेश्चंस को रेशो की फॉर्म में लाना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। रेशो और फ्रैक्शन दोनों की फॉर्म में आंसर लिखना है, लेकिन इन क्वेश्चंस को कहाँ तक सोल्व करना है, जहाँ तक मुमकिन हो सके लोवेस्ट फॉर्म में, यानी लोवेस्ट फॉर्म तक आपने इन क्वेश्चंस को लेकर जाना है और फिर आपने इनका आंसर फ्रैक्शन में और रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, हमें पता होना चाहिए रेशो क्या चीज़ होती है। यहाँ पीछे भी डेफिनेशन दिया पेज नंबर 50 पर लिखा हुआ है, यहाँ से ही बता देता हूँ आपको। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट का रेशो, यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं रेशो। लेकिन वो जो क्वांटिटीज़ हैं उसने वो शर्त आयद किया कि उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। मसलन मैंने लिखा है ए और बी के दरमियान मैंने रेशो को जाहिर करना है, तो मैंने कहा ए रेशो बी। ये मैंने ए रेशो बी लिख दिया। ये आप पिछली क्लास में पढ़ते हैं रेशो, तो यहाँ पे भी आपको आसानी हो जाएगी। तो ए रेशो बी जो है, मैंने कहा ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है, यानी ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान रिलेशन है, इसको मैंने रेशो कहा ए रेशो बी। अब इस रेशो बी को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ए फ्रैक्शन बी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मैं रेशो को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई चीज़ ए रेशो बी, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जाहिर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको वो यूनिट के बारे में बताता हूँ जो उसने कहा कि क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताऊँगा, ताकि वो एंड पर है ये तीसरा वाला पॉइंट, आ रेशो हैज़ नो यूनिट, इसके बारे में मैंने आपको बताना है। पहला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पोर्टेंट, यानी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास रेशो के अंदर होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यानी यहाँ मैंने अगर ए रेशो बी लिखा है तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये बी रेशो ए के इक्वल हो जाएगा, ये इस तरह कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 5 रेशो 6, तो ये 6 रेशो 5 की इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अलहदा वैल्यू है, ये एक अलहदा वैल्यू है। यानी रेशो के अंदर जो क्वांटिटीज़ हमारे पास है वो अलहदा अलहदा है। यानी पहले जो क्वांटिटी है वो 5 है और वहाँ पे जो पहली क्वांटिटी है वो 6 है, तो ये एक जैसा नहीं है। आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है रेशो के अंदर। अब दूसरी बात कहता है इन अ रेशो ए रेशो बी द टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। अब देखिए जैसे मैंने लिखा है ए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया रेशो को, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको वो कहता है ये एंटीसीडेंट है। ठीक हो गया, इसको वो उसने एंटीसीडेंट का नाम दिया और नीचे उसने यहाँ पर नाम दिया कॉन्सिक्वेंट का। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ऊपर वाली वैल्यू को नाम भी मिला हुआ है, नीचे वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट कहता है वो। अब ये तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है कि रेशो हैज़ नो यूनिट। अब यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं, उसने कहा रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब ज़रा आप रेशो की डेफिनेशन को पढ़े, उसमें उसने कहा था कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं रेशो के अंदर उनका जो यूनिट होता है वो सेम होता है। यानी अगर मैंने ए रेशो बी लिया है तो ये जो क्वांटिटीज़ मैंने ए ली है बी, इनका जो यूनिट होगा वो सेम होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मीटर डिवाइड करता हूँ 6 मीटर के साथ, ठीक हो गया, तो यहाँ पे इनका मैंने यूनिट सेम लिया। ठीक है, अगर मैं इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर सोल्व करता हूँ, ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास खाली नंबर्स रह जाते हैं। तो रेशो का आंसर हमारे पास खाली किस में आता है? नंबर्स में, किसी यूनिट के बगैर। तो इसलिए हमारे पास रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो यूनिट जो होते हैं वो क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं और वो सेम होते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं। इसकी वजह से रेशो के पास हमारा यूनिट नहीं रहता। ये तो मैंने आपको रेशो के बारे में बता दिया। अब करते हैं जो दूसरी चीज़, प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट उसने क्या विच इज़ प्रेस्ड एंड इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़, यानी दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रोपोर्शन, यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं थोड़ी सी।
कहता है दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी, एक रेशो मैं लेता हूँ ए रेशो बी, दूसरी में कहता हूँ सी रेशो डी है, इसके दरमियान में कहता है इक्वालिटी, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पर उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो साइन है सिम्बोलिकली द प्रोपोर्शन ए बी सी एंड डी इज़ रिटन एज, इस फॉर्म में, यानी ये तो उसने हमें डेफिनेशन के तरीके से बताया कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। लेकिन प्रोपोर्शन का अपना एक सिंबल है, जैसे रेशो का सिंबल है, यानी रेशो तो हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और प्रोपोर्शन को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सी रेशो डी। इसका भी मतलब वही है जो इक्वल का है, बस इसका अपना एक सिंबल है। अब यहाँ पर छोटी मोटी सी चीज़ें हैं वो आपने समझ लेनी है। यहाँ पर जो पहले मैं करता हूँ, अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँ, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू कर देता हूँ सी ओवर डी के, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है ना, टू रेशोज़ इक्वल हैं आपस में, तो ये मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में इनको इक्वल कर लिया। अब मैं इनको करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ये बी सी बन गया, ये ए डी बन गया, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं यहाँ पर ऊपर इसको नीचे लिखता हूँ, ये जो मैंने ये वाली लिखी थी रेशो प्रोपोर्शन, इसको मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंड पर वैल्यूज़ हैं ए और डी, इसका नाम है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं मीन्स, ये आपने याद रखना है। ये बहुत ही सिंपल सा है, एंड वाली वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स हैं और दरमियान वाली वैल्यू मीन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये मैंने प्रोडक्ट लिया, जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर इक्वल किया जब दोनों रेशो को, तो हमारे पास प्रोडक्ट है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो अगर यहाँ गौर करें तो ये जो ए डी है ये हमारे पास ये एक्सट्रीम वाली दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी ए का और डी का, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और ये बी सी अगर देखें तो किसका, बी सी मीन्स का प्रोडक्ट मिलकर आया, तो हमने इसको कहा है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप इसको आगे पीछे भी, यानी इस वैल्यू को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें आने वाले सवालों में हमारे काम आनी है, इसकी मदद से हमने बहुत से सवाल सोल्व करने हैं आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं रह गई, सारा कुछ तो मैंने बता दिया। अब यही चीज़ें थी जो कि ये फार्मूला था एक तरीके से, और ये प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया कि दो रेशोज़ की इक्वालिटी को रेशो प्रोपोर्शन कहते हैं, और रेशो था रिलेशन दो क्वांटिटीज़ का। और मैंने आपको बताया कि पहली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट, दूसरी को कॉन्सिक्वेंट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि उनके यूनिट क्वांटिटीज़ के सेम होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। और उसके बाद ऑर्डर आपने क्या रखना है, ऑर्डर का। तो ये थी चंद बातें जिनका आपको पता होना ज़रूरी था। अब हम करते हैं सवाल को। पहला सवाल शुरू करते हैं। लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो। उसने कहा है कि आपने फॉलोइंग को रेशो की फॉर्म में, यानी ए रेशो बी, जिस तरह हम लिखते हैं ए रेशो बी, उस तरह की फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है। यानी यहाँ पर ए रेशो बी से मुराद है कि ए की भी कोई वैल्यू है, बी की भी कोई वैल्यू है। और उसके बाद कहता है कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर बी, और कहता है कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सिंपलेस्ट, हम एंड तक लेकर जाएंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है ₹750 एंड ₹1250। सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वो ये है कि आपने सबसे पहले यूनिट देखना है कि जो दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनका यूनिट सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जो यहाँ पे रुपीज़ दिए हैं ना उन्होंने, तो उनका जो यूनिट है हमारे पास रुपीज़ में गिवन है, तो इसका मतलब यूनिट हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं के साथ हम रेशो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा रेशो ऑफ 750 यहाँ पे रुपीज़ एंड ₹1250। मैंने यहाँ पे कहा इसकी रेशो कैसे बनेगी, ₹750, इसको रेशो की फॉर्म में लिखें ₹1250। तो ये मैंने अब क्या किया कि इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ताकि ये रुपीज़ भी कैंसिल हो जाए और यहाँ पर ये चीज़ें भी कैंसिल हो जाए। मैंने इनको ₹750 ऊपर लिखा जैसे ऑर्डर आ रहा था। अब यहाँ पे भी ऑर्डर है, जो पहली वैल्यू लिखी है उसको आपने ऊपर रखना है, जो बाद में लिखा है उसे नीचे रखना है। यहाँ पे ₹750 डिवाइड किया ₹1250 के साथ। अब देखा जाए ये रुपीज़ से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल। अगर मैं इसको करता हूँ डिवाइड बाय, मैंने कहा डिवाइड बाय 25, ये 25 से हमने इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया 3 एंड
5। तो ये बन गया हमारे पास 3/5। ये नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया रेशो का। तो अब हमने ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया। हमने कहा आंसर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 3/5। यानी उसने कहा था आपने A/B की फॉर्म में जाहिर करना है आंसर, हमने इसकी फॉर्म में भी कर दिया एंड 3/5 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर जाहिर कर दिया। आंसर हमारे पास दोनों तरीक़ों से हमने लिख दिया और जितना हमने मुमकिन हो सकता है लोवेस्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर दिया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दिया उसने 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहाँ पर उसने हमें ऐसे सवाल दिए हैं कि जिनका यूनिट सेम नहीं होना। यहाँ पर उसने हमें पहला जो यूनिट दिया वो सेंटीमीटर और दूसरा मीटर है। तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर। तो अगर हम देखते हैं मीटर को, तो 1 मीटर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम 3 मीटर को देखें तो वो कितना होगा 300 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर सेंटीमीटर बन गए दोनों। तो यही चीज़ हमें चाहिए थे, हमने यहाँ पे अब सोल्व करने लग जाना। हमने कहा रेशियो ऑफ 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। इसको हमने लिखा 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर और उसके बाद हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 3 मीटर। अब हम यहाँ पर हवाला देंगे 3 मीटर इज़ इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके नीचे इसको पुट कर देंगे 3 मीटर के अंदर। 3 मीटर की जगह हमने क्या लिखना है 300 सेंटीमीटर। अब देखें यूनिट सेम हो गए, कैंसिल हो गए, 450 रह गया और 300 रह गया। अब क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आसानी हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं इसको वैसे भी करना चाहूँ तो यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाता है और अगर रह जाता है बाकी 5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड, मैंने कहा डिवाइड बाय 5 9 जार एंड 5 6 जार, ये बन गया 9/6। इसको मैंने अब डिवाइड किया मज़ीद 3 के साथ, डिवाइड बाय 3। तो ये 3 3 जार एंड 3 2 जार। तो ये 3/2 हमारे पास आंसर आया इस रेशो का। उसने रेशो दी थी 450 और 3 मीटर की, तो हमने उसकी फाइंड किया 3/2। तो अब हमने आंसर लिखना। आंसर हमारे पास क्या आया रेशो की फॉर्म में 3/2 यानी ये A/B की फॉर्म में आया एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्या आया 3/2। तो ये हमने फ्रैक्शन और रेशो दोनों की फॉर्म में जो आंसर था वो फाइंड कर लिया। इसी के साथ ही हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में वो क्या कहते हैं हमें, उसने दिया 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम। 4 kg 2 kg 750 ग्राम। अगर अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो 2 kg और उसने 750 ग्राम दिया है ये एक है, यानी ये उसमें ऐड हो रहा है, उसके बिल्कुल साथ है। और ये 4 kg वाली वैल्यू बिल्कुल अलग है, यानी ये दो वैल्यूज़ हैं, ये एक अलग है और ये 4 kg अलग है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो जानिब उसने हमें kg दिया यूनिट और एक में उसने हमें ग्राम में यूनिट दे दिया। तो अब हम ऐसा क्या करें, हम ग्राम को किलो में करने की बजाय ऐसा करते हैं कि किलो को ही ग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है। क्योंकि अगर आपको पता है ना कि 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 2K लिखा हुआ है, तो मैं K को 3 ज़ीरोज़ में बदल दूँगा तो वो 2000 ग्राम बन जाएगा। यहाँ पे भी 4000 ग्राम बनेगा। तो अब इसी को करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 kg, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4000 ग्राम के, और ये 2 kg है। इसको मैं करूँ तो मेरे पास 2 kg और 750 ग्राम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आया, ये 2000 ग्राम बन गया और ऐड किस में हो रहा है 750 ग्राम के अंदर। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा 750 ग्राम। अब देखिए दोनों ग्राम में आ गए, ये भी चीज़ ग्राम में आ गई और ये भी चीज़ हमारे पास ग्राम में आ गई। हमें यही चीज़ चाहिए थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमने कहा रेशो ऑफ 4 kg 2 kg 750 ग्राम। अब हम रेशो लेते हैं 4 kg रेशो, हमने कहा 2 kg एंड 750 ग्राम। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 4 kg डिवाइड किया 2 kg एंड 750 ग्राम के साथ। तो अब यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू को लिख देना और यहाँ पर ऊपर इसको 4000 ये ग्राम बन गया और नीचे क्या बन गया 2750 ग्राम।
अब ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। तो अब हम क्या करें, इसको कैलकुलेटर से करते हैं सोल्व। वैसे तो यहाँ पे डिवीजन से भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2750, तो ये हमारे पास 16/11 आ गया। यानी हमारे पास जो रेशो निकली है वो 16/11 है। तो हमने क्या, ये जो इसकी रेशो थी ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे ये सोल्व नहीं होता, तो हमने आंसर में लिख देना आंसर इज इक्वल टू है 16:11। ये A/B की फॉर्म में आया एंड 16/11 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इस तरह हमने तीसरा वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम करते हैं इसके चौथे वाले क्वेश्चन को। IB 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर। अब यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा इसका। ये देखें, हमें वो कहता है कि उसने हमें मिनट भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया है, आवर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड में हिसाब को कर लूँ तो बहुत आसानी हो जाएगी। अगर मैं आवर में देखूँ तो 1 आवर में सेकंड्स देखूँ तो वो कितने होंगे। मैं 60 को 60 यानी 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, तो उसको मैं 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी मैंने 1 आवर लिखा, 1 आवर इज इक्वल टू मेरे पास है 60 × 60। ये किसके इक्वल आ जाएगा 3। ये हमारे पास 3600 सेकंड्स बन जाएंगे। ये इस तरह से हमारा आंसर आएगा। मैं कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। यही आंसर आया। अब देखते हैं जो यहाँ पे उसने 27 मिनट दिया। अब मिनट को हमने सेकंड में करना है, तो 27 मिनट देखा हमने, तो वो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। ठीक है, 27 × 60 कितना हो गया हमारे पास, 27 × 60 ये हो गया हमारे पास 1620 सेकंड्स। तो ये हमारे पास मिनट जो थे वो सेकंड में आ गए। इस तरीके से आगे उसने पहले से हमें 30 सेकंड दिए हैं, यानी 27 मिनट के जितने भी सेकंड हैं वो इस 30 सेकंड में ऐड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। हमने कहा 27 मिनट एंड 30 सेकंड, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1620 सेकंड प्लस 30 सेकंड। ये बनेगा 1620 + 30 और बाहर सेकंड लिख दिया हमने। ये देखें ना, 27 मिनट की जगह हमने उसके सेकंड लिखे और 30 सेकंड वैसे ही था, उसको ऐड किया हुआ था। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास यहीं से बनेगा 1650 सेकंड्स। तो देखिए हमने आसानी के साथ ही 27 मिनट और 30 सेकंड को बिल्कुल सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, और 1 आवर को तो हमने पहले कर लिया यहाँ पर। तो अब बस हमने रेशो निकालनी है। हमने कहा रेशो ऑफ 27 मिनट 30 सेकंड एंड 1 आवर। क्या हम रेशो लिखेंगे 27 मिनट 30 सेकंड। रेशो हम यहाँ पर लिखने की बजाय डायरेक्ट ही फ्रैक्शन करते हैं, क्योंकि वो फिर हमने दोबारा भी तो यही चीज़ करनी थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 मिनट इसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, हमने कहा यहाँ 27 मिनट 30 सेकंड इज इक्वल टू हमारे पास है 1650 सेकंड्स के। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी ये हमारे पास से हो गया 1650 सेकंड्स एंड 1 आवर में हमने कहा 1 आवर में हमारे पास कितने हैं 3600 सेकंड्स। तो ये हमने 3600 सेकंड्स को लिख दिया। अब सेकंड से कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं डिवाइड, 165 रह गया हमारे पास। इसको डिवाइड किया 360 के साथ, तो ये बन गया 11/24। 11/24 हमारा आंसर है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद तो ये मज़ीद सोल्व होता है नहीं, तो ये फ्रैक्शन की रेशो की फॉर्म में ये आ गया 11/24। ये देखें A/B की फॉर्म में है एंड हमने कहा फ्रैक्शन की फॉर्म में 11/24 आंसर है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला वाला करेंगे पार्ट। तो अब हमारे पास जो 5 वाला पार्ट है उसमें है 750 डिग्री एंड 225 डिग्री। तो अब हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। हमने कहा रेशो ऑफ 750 डिग्री एंड 225 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगी 750 डिग्री रेशो 225 डिग्री। अब मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लिया, तो ये डिग्री से कैंसिल, तो हमारे पास बाकी चीज़ बची 750 एंड 225। तो यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय किससे करेंगे 25 से कर लेते हैं। 25 3 × 75,
एंड 25 9 ज़ार 225, तो ये बनेगा 3/9। अब यहाँ देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 ज़ार 9 एंड 1/3 हमारे पास जो है फ्रैक्शन में आ गया। हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यानी जो मैंने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनमें मैंने यहाँ पर इस तरह से रेशो इसके बाद नहीं लिखी, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब कि गलत नहीं होगा। और आप आंसर में भी करके ऐसे बता सकते हैं, आंसर में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। आंसर में हमने कहा 1:3 हमारे पास ये जो आंसर है 1:b की फॉर्म में आया है एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्या है 1/3। वही चीज़ें हमने यहाँ पर दोबारा लिख देनी बस आंसर के तौर पे। अब ये था हमारा 5 वाला क्वेश्चन, ये हमने सोल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। सबसे पहले जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है उसमें से हम वैल्यूज़ निकालते हैं जो जो उसने कही है। कहता है एक क्लास है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। पहली बात हमने निकाल लेनी है कि 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो हमने कह दिया टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए 60। आगे क्या कहता है, कहता है 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो हमने कहा नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो डाटा वो हमें दे ही जा रहा है हम लिखी जाते हैं 25। अगली बात क्या कहता है, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब उसने हमें बॉयज़ की तादाद नहीं बताई, वो कहता है कि आपने रिमेनिंग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, आपने ये लिखना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने होंगे, तो अगर हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ देखें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दें तो जितने बचेंगे वो बॉयज़ ही होंगे। उसने क्योंकि क्या रिमेनिंग स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये आप इस तरह लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट ही करूँगा 60 - 25, ये मेरे पास आ गया 35। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 35 आ गए। हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी देख लिए, वो उसने पहले ये दो चीज़ें दी थी, हमने इन्हीं में से तीसरी चीज़ भी निकाल ली। अब हम चलते हैं जो उसने हमें पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट में कहता है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, रेशो फाइंड करनी है हमने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। अब पहले बॉयज़ आएगा, ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब उसने कहा बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स तो जो पहले आ रही है चीज़ वो पहले ही आएगी, बॉयज़ पहले आएगा, टोटल स्टूडेंट्स बाद में आएंगे। सबसे पहले उसने कहा बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ मैं अगर बॉयज़ को देखूँ तो हमने यहाँ पे लिख लेना, इसका मतलब है हमारे पास बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। इसी तरह की बात है ना कि हमने यहाँ रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, बॉयज़ की वैल्यू 35, रेशो टोटल स्टूडेंट 60, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हमने, तो ये आ गया हमारे पास 60। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं 35 रेशो हमारे पास, अब इसको फ्रैक्शन में किया था तो इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ। हमने कहा डिवाइड बाय 5, 7 एंड 7 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार, यानी 7/12 जो हमारे पास रेशो आई है, जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे आंसर के तौर पे। हमने कहा आंसर है हमारे पास 7 रेशो जो 12 है, ये हमारे पास रेशो आई है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की। तो इस तरीके से हमने जो ये पहला वाला पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें वो कहता है बॉयज़ टू गर्ल्स। अब पहले यहाँ बॉयज़ आएगा फिर गर्ल्स। हमने कहा बॉयज़ टू रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स। तो अब यहाँ पे हम रेशो देखते हैं बॉयज़ की, वो हमारे पास क्या है, बॉयज़ की रेशो 35 है और जो 35 और नहीं बॉयज़ के नंबर्स जो हैं वो 35 है और गर्ल्स के नंबर्स हमारे पास 25 है। इनकी रेशो लेंगे और उसके बाद हम इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया जिस चीज़ से हो रहे हैं, डिवाइड बाय हमने कहा 5 से ही हो रहे हैं, 5 7 ज़ार एंड 5 5 ज़ार, तो 7/5 है, तो हम इसको रेशो में लिखेंगे 7/5, यही हमारा आंसर है। इसी में हमने उसने कहा था रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स की, तो बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो है 7/5। तो इसके साथ हमने दो जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं उसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये उसने हमें कहा है इफ़ 3, आगे उसने सारी वैल्यूज़ देकर कहा है फाइंड द रेशो x रेशो y। पहले हम वो वैल्यू लिख लेते हैं जो उसने हमें दिया है, 3 अंदर है 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y। उसने क्या आपको मैंने ये चीज़ दी है
आपने क्या करना है कि एक्स रेशो वाई को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एक्स रेशो 5 जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें एक्स ओवर वाई के। तो अगर हम ऐसा करें कि जब हमने इसको सोल्व करना है तो हम एक्स ओवर वाई यहाँ पे इस साइड पे ले आएँ, ठीक है। हम एक्स ओवर वाई यहाँ पर ले आएँ और इसके सामने जो भी, यानी अगर यहाँ पे 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इस तरह की वैल्यूज़ अगर आएँ तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 1:2। इसका मतलब है हमने इसको सोल्व करके एक्स को इधर ही रखना है, लेकिन वाई को उधर ले जाएंगे, लेकिन फिर हम दोबारा वाई को इधर ले आएंगे ताकि वो इस तरह से बन जाए। फिर हम उसको रेशो के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे करना है। सोल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। एक्स को इधर ले जाएंगे, 2x 12x माइनस 2x हो जाएगा 7, ये माइनस 7y है, ये प्लस 15y है। ये हमारे पास 10x बन गया, ये मेरे पास बन गया 8y। अब देखा जाए ये मैंने निकाल ली दोनों की वैल्यूज़, यानी 10 के साथ भी x है और 8y है। तो यहाँ पे अगर मैं y को इधर ले आता हूँ ये इस तरह बन जाएगा और ये 10 उधर चल जाएगा। यानी देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 x के साथ और यहाँ पे 8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ, x डिवाइड करता हूँ y, ये जो x इधर ही रहेगा y इधर ले आऊँगा, इज इक्वल टू लगा 8 उधर ही रहेगा, ये 10 है उधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखा जाए एक्स ओवर वाई यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में उसने कहा था कि रेशो निकालनी है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने निकाल ली है। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने कहा एक्स रेशो वाई, अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा, इक्वल लगा, इसको भी रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, हमने रेशो की फॉर्म में इसका आंसर निकाल लिया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के।